नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में। देखिए क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। पृथ्वी हमारा आवास वो पूरी कवर हो चुकी है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। आज से आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी। इसका फर्स्ट ही चैप्टर है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के जो अदर एग्ज़ाम हैं जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस या एनडीए, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या स्टेट पीसीएस के और आप एग्ज़ाम हैं, ठीक है, एचसीएस का एग्ज़ाम है, आरएएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का है, उत्तराखंड, कोई भी हो जिसमें आपका जीएस डिटेल में आपको पूछा जाता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी की सारी एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें साथ साथ में आपका इन्वायरमेंट के जो बेसिक चैप्टर हैं वो आपको क्लियर होते हुए चलेंगे। ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनके बिना आप इन्वायरमेंट डिटेल में, उन शब्दों के बिना आप इन्वायरमेंट डिटेल में नहीं पढ़ सकते। आपको उन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, और चीज़ें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टर्म बताता हुआ चलूँगा। आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। पीडीएफ जरूर हिंदी में रहेगी, लेकिन साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश में चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट कहते किसे हैं? सुन तो आपने शब्द ये बहुत बार रखा होगा। आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में भी पता होगा। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपने नाम सुन रखा होगा। इन्वायरमेंट है क्या, इसके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको मैप से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण क्या? पर्यावरण है आपके आसपास जो भी है, आपके आसपास जो भी है वो सारा का सारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट है सारा का सारा, ठीक है। इससे मैप से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पर्यावरण के घटक, इसको बोलेंगे। प्राकृतिक, नेचुरल में क्या आ जाएगा? जो हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायु आ गई, जिसमें जलमंडल आ गया, हाइड्रोस्फीयर आ गया पूरा का पूरा, ठीक है, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर आ गया। और इन तीनों को जहाँ पर जुड़ाव होगा, इन तीनों को जुड़ा कर जहाँ पर मानव जीवन, लिविंग थिंग वगैरह रहेंगे, ये तीनों का जहाँ जुड़ाव होगा, जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी होगा, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर भी होगा, लिथोस्फीयर होगा, इनको जोड़ करके बनेगा आपका बायोस्फीयर। इनको जोड़ करके बनेगा आपका बायोस्फीयर, सजीव, ठीक है, बायोस्फीयर, लिविंग थिंग। अब पर्यावरण भी 2 तरह का है। एक नेचुरल है जिसमें पेड़ पौधे आ गए, नदियाँ आ गई, पहाड़ आ गया, पर्वत आ गए, सारी चीज़ें आपकी आ गई, ठीक है। और दूसरा है मानव निर्मित, ठीक है, दूसरा आपका मानव निर्मित आ गया, जो इंसान ने बनाया है, ठीक है। इसमें इमारतें हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स आ गई, पार्क आ गए, पुल आ गए, सड़क आ गई, स्मारक आ गए, उद्योग आ गए, ठीक है। तो 2 तरह का है। इन्वायरमेंट है जो आपके आसपास जो भी चीज़ है, ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। पर्वत, नदियाँ, पठार, सब चीज़ें आ जाएगी। जो नेचुरल है और जो मानव निर्मित है, बिल्डिंग है, पुल हैं, सड़कें, जो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, ठीक है, दोनों तरह के हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन मेड है। जो इसमें मानव भी है साथ में, तीसरा जो घटक है इसमें कंपोनेंट्स आ गया, मानव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक व्यक्ति है, परिवार है उसका, ठीक है, और समुदाय है, उसके बाद आपके धर्म आ गया, ठीक है, शैक्षिक इंस्टीट्यूट हो गया, कि आर्थिक इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया हमारा पूरा का पूरा। ये सारे के सारे आपके आसपास जो भी सारे के सारे इन्वायरमेंट हो गया, और ये उसके कंपोनेंट हो गए, ठीक है, ये उसके सारे के सारे कंपोनेंट हो गए, ठीक है, ये आपके कंपोनेंट हो गए पूरे के पूरे, इंसान भी उसमें शामिल है। तो ये आपका आसपास जो है ये इन्वायरमेंट होगा। इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इनमें चीज़ें जो वर्ड हैं वो साथ साथ आपको समझने हैं, जैसे कि जीव दे रखा है, जिसमें पेड़ पौधे और जंतु, जिनमें सजीव है, जिनमें जान है, ठीक है, बायोटिक जिनको बोल देंगे, इसको इंग्लिश में बोल देंगे बायोटिक, ठीक है। और अजीवियों को बोल देंगे अबायोटिक, इसको बोल देंगे अबायोटिक, निजी पदार्थ हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, पत्थर हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है। और जिनमें जान है, जैसे कि पादप हो गए, जंतु हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, इंसान भी इसमें शामिल हो गए, ये जीवी हो गए, बायोटिक हो गए, सांस लेने वाले, और ये अबायोटिक हो गए, ठीक है, दोनों तरह के हैं इसमें। ये सारी चीज़ें उस पर बता रखी है, जैसे कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग,
स्थान, प्लेस, वस्तुएं, प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें वही है, प्राकृतिक मैं आपको बता चुका हूँ और मानव निर्मित, दोनों तरह के हैं, दोनों तरह के पर्यावरण इसमें शामिल हैं। ये वही है, प्राकृतिक पर्यावरण आ गया, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया आपका, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर नेचुरल जो आपका पर्यावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो आ गया। और इन्वायरमेंट शब्द का इन्होंने दे रखा है, थोड़ा सा फैक्ट है, ये फ्रेंच शब्द से निकला है, इन्वायरनोर से, जिसका अर्थ है हमारे आसपास का जो पड़ोस है। तो इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा इसमें दे रखा है स्थल मंडल, ये मैं आपको पिछले एनसीईआरटी में वैसे क्लियर कर चुका हूँ। स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे लिथोस्फेयर, ठीक है। स्थल मंडल क्या है? रॉक्स, चट्टान है, ठीक है, मिनरल से इनसे बना होता है, जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी जो परत है, कठोर ठोस प्रॉपर्टी है जो, ठीक है। सॉलिड क्रस्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि ये पृथ्वी हमारी, ठीक है, इसकी जो 3 परतें हैं, ठीक है, बीच में आपका कोर आ जाता है, ये आपका मेंटल आ गया, ये अगले चैप्टर में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्रस्ट आ गया, सबसे जो ऊपरी परत है इसकी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट किन से बना हुआ है? चट्टानों और खनिजों से बना हुआ, ठीक है। इस पे जो रहते हैं पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ, इसको सारे को लिथोस्फीयर हम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आगे आपके पहाड़ आगे, पठार आगे, मैदान आगे, घाटी आगे, इन स्थल विभिन्न जो लैंड फॉर्म्स हैं, विषम धरातल है ये, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम स्थल मंडल बोल देते हैं। स्थल मंडल से हमें मिलता क्या क्या है? जैसे कि कृषि के लिए उन्हें भूमि मिल गई, लैंड मिल गया हमें, पशुओं के लिए घास स्थल, ग्रास लैंड प्रदान करता है, खनिज संपदा मिल गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों का सोर्सेस है। और ये चीज़ मैप से भी इन्होंने क्लियर कर रखी है, दोबारा यही चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर हो गया, जलमंडल, लिथोस्फेयर हो गया जहाँ पर लैंड हो गया, और जहाँ पर ये तीनों मिल जाएंगे, जहाँ पर जीवन संभव हो जाएगा, वहाँ पर होगा बायोस्फेयर, ठीक है, वहाँ पर हो गया बायोस्फेयर। क्लियर होगा चीज़? मैप से आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है। जलमंडल में वही चीज़ें हैं, बार बार वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। झील, समुद्र, नदियाँ, सोर्सेस, ये सारे आ गए, जलाशय, विभिन्न जलाशय, इन सबको हम जलमंडल बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और हमारी जो अर्थ है उसके जो चारों ओर फैली हुई वायु की परत है, ठीक है, जिसमें आपकी नाइट्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, आर्गन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सारी की सारी जो भी हैं, जो गैसेस हैं जितने भी, उनको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण चारों उससे जुड़ा हुआ रहता है, अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि हमें सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेंज आती है उनसे बचाता है, हमारी रक्षा करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ें, ठीक है। जीव मंडल आपका मैंने बता ही दिया, मैंने आपको दोबारा से बता देता हूँ, बादल और जीव जंतु जिससे मिलकर आपका बायोस्फीयर, सजीव संसार बनता है, जहाँ तीनों है। इसको पृथ्वी का संकीर्ण, नैरो एरिया बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यूपीएससी में, आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ये बहुत सी सिंपल चीज़ है, लेकिन वहाँ पर समझ में नहीं आती, क्योंकि रेफरेंस बुक में ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं मिलती, बहुत ही बेसिक चीज़ है। उसके बाद आ जाता है आपका इकोसिस्टम, पारितंत्र जिसको बोलते हैं, पारितंत्र जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं। जैसे कि हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे कि हमने इन्वायरमेंट के बारे में पता, ऐसे ही आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे ही आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट का तो मैंने बता दिया, जो आपका चारों तरफ है, ठीक है, जिसमें आपके बायोटिक, नॉन एबायोटिक भी हैं, ठीक है, सजीव प्राणी, जैसे पत्थर, नदियाँ, पर्वत, सब पेड़ पौधे, नेचुरल और मानव निर्मित दोनों तरह की चीज़ें आ गई, ठीक है। पारितंत्र है जिसमें समझ दी जा रही जितने भी लिविंग थिंग हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, और पर्यावरण के एनवायरनमेंट के उन फिजिकल और केमिकल कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसे ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है, ठीक है। पारितंत्र क्या है? जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, सिंपल सा हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक तालाब है, ठीक है, छोटा सा तालाब है या झील है, ठीक है, सी है, समुद्र है, कोई भी चीज़ आप एक ले सकते हो, उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी उसमें रहने वाले लिविंग थिंग हैं, ठीक है, जितने भी रहने वाले उसमें लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सभी के सभी उनका आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि ऊर्जा का इन्होंने ट्रांसफ़र वाली जो बात बताई एनर्जी की, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, उनको जो होता है शाकाहारी जीव उनको खाता है, ठीक है, शाकाहारी फर्स्ट हो गया, शाकाहारी जीव उनको खाता है, उसको खाता है, फिर मांसाहारी जीव उसको खाता है, ठीक है। ये ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता रहता है,
ऊर्जा का ऐसे ट्रांसफर, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो पारितंत्र क्या है? जो इसमें रहने वाले जितने भी जीवधारे, जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और ऊर्जा का जिसमें ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं, क्योंकि वही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, नेचर का एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे इंसान अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट पे डिपेंड, ऐसे ही पारितंत्र, पारितंत्र अलग अलग जगह का हो गया। पारितंत्र जैसे कि समुद्र का हो गया, ठीक है, अलग से हो गया, ओशियन का अलग हो गया, समुद्र का, ठीक है, महासागरों का अलग हो गया, ग्रासलैंड का अलग हो गया, घास स्थलों का अलग हो गया, घास स्थल का अलग अलग हो गया, ठीक है, पर्वत का अलग इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, मैदान का अलग इकोसिस्टम हो गया, सब जगह के अलग अलग इकोसिस्टम होंगे, पारितंत्र होंगे, ठीक है। और चीज़ें पारितंत्र क्या, जैसे कि इसमें बता रखा है कि इसमें एक थोड़ी सी स्टोरी दे रखी है, ये पूरा का पूरा एक पारितंत्र है। जैसे कि एक ताल का पारितंत्र, जो मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था, एक ताल का पारितंत्र, ये यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तालाब में जैसे रहने वाले आसपास के झील के जो भी जीव जंतु हैं, ये सब एक दूसरे पे ये डिपेंड है, पादपों पे और जंतुओं पे, ठीक है, इसमें सभी के सभी आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक पारितंत्र है, ताल का एक पारितंत्र है, ठीक है। और इसकी मैं आपको वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि इन्होंने दे रखा होगा, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। जितने लिविंग थिंग, जीवधारियों का आपसी एक दूसरे के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। एक दूसरे पे डिपेंड होना और एक दूसरे पे संबंध, जुड़ाव होना। जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन हो गए, फॉरेस्ट एरिया हो गया, घास स्थल, ग्रासलैंड हो गए, रेगिस्तान हो गया, डिजर्ट हो गया, पर्वत हो गए, झील हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। इन सब के अलग अलग पारितंत्र होंगे, इन सब के अलग अलग इकोसिस्टम होंगे। वन का अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का अलग है, रेगिस्तान का अलग है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ अलग तरह के हैं, पर्वतों का अलग है, वो एक दूसरे पे इंटरेक्शन, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से उनका जुड़ाव है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक तरह का पारितंत्र? बिल्कुल हो सकता है, एक दूसरे पे डिपेंड है। उसके बाद मानवीय पर्यावरण, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बता रखा है इन्होंने, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बता रखा है। जैसे मानवीय पर्यावरण के बारे में ऊपर मैंने आपको बताया था, मैप से समझाया था, जो चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग है, पुल है, इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति चीज़ें लेकर के अपने हिसाब से अपना पूरा का पूरा इन्वायरमेंट तैयार कर लिया है। पुराने टाइम में क्या था? पुराने टाइम में वस्तु विनिमय पद्धति जो इन्होंने दे रखा है, वस्तु विनिमय पद्धति जिसको कह रहे हैं ये, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे BAR, वेक्टर सिस्टम। वेक्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति मतलब कि पुराने टाइम में हम एक चीज़ लेकर के, जब तक करेंसी का विकास नहीं, एक चीज़ लेकर के दूसरे से दूसरी चीज़ ले लेते थे, ऐसे वस्तु विनिमय, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान होता था दूसरे के साथ। यानी कि तो मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा है तो आप, मैं आपको ये दे देता हूँ, आप उस चीज़ की मेरे पास कमी है, आप मुझे वो चीज़, इसके वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बता रखा है कि इंसान पहले तो प्रकृति पर ही पूरी तरह से निर्भर था, दूसरा उसके बाद उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन, परमानेंट लाइफ शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है, अन्न उपजाया उसने, ठीक है, फिर अग्नि हो गया, ऐसे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, एक दूसरे से लेन देन शुरू हो गया। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। इंसानों ने नेचर से अपनी अपनी चीज़ें लेकर के मानवीय पर्यावरण, इसको बोलेंगे मानवीय पर्यावरण शुरू कर दिया। परिवहन तेज गति से हुआ, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी दौर चला, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो ये चीज़ें इन्होंने मानवीय, ये हमारा पूरा का पूरा मानवीय पर्यावरण है जो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से तैयार किया है, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है कि जैसे थोड़ा सा प्रकृति के बारे में बता रखा है इन्होंने, और चीज़ें बता रखी हैं कि गर्मी के रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली आपको खाना क्यों पसंद है, ठीक है। तो गर्मी में आपको ठंडी चीज़ें अच्छी लगेंगी, सर्दी में आपको गर्म चीज़ें अच्छी लगेंगी। प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है। मानव का पर्यावरण की समझदार करने के लिए उसका उपयोग सीखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। उसके बाद आपके अभ्यास के प्रश्न आ जाते हैं, ये आपको जरूर करने चाहिए। जैसे कि इकोसिस्टम क्या है, मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। जितने भी रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो सारे के सारे एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण ऊपर क्लियर कर चुका हूँ। पर्यावरण के प्रमुख घटक कंपोनेंट कौन कौन? मानव निर्मित पर्यावरण, ये सारी 4 उदाहरण दीजिए। स्थलमंडल लिथोस्फीयर का, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं, और जैवमंडल बायोस्फीयर का। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रखा हूँ। इन जो छोटे छोटे टिप्पणी आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये चीज़ तो ज़रूर कर लेना।
ये चीज़ आप जरूर कर लेना, साथ साथ में आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपका जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट से। जो आपका हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट से आपका जुड़ा हुआ है। मैप से बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें आपको समझाई हुई है। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इस पर भी जरूर लिखना। जल्दी ही एनसीईआरटी की डेली दो वीडियो आपके जरूर आएंगे, ताकि एनसीईआरटी आपकी साथ साथ में कवर हो सके। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।